हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड, आज जो है कि बिहार स्टेट परीक्षा 2026 के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का है। देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके पेपर में पूछा गया था। और अगर आप बिहार स्टेट में इस बार रिजल्ट बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू पर कमांड बना लीजिए। अगर पीवाईक्यू पर कमांड बना लीजिए तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि हूबहू प्रश्न को रिपीट किया जाता है। बात समझे क्या? तो चलिए पूरा 100 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, और हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, और जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसे भी याद कीजिएगा, क्योंकि आयोग आसपास से प्रश्न को पूछता है। बात समझे? तो चलिए शुरू करते। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, इससे पहले एक क्लास में आपको शिक्षण कला का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, उसे जाके देख लीजिएगा। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड आप सभी। आज का पहला प्रश्न देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगर पहले से तैयारी कर रहे थे तो ये भी देखिएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं 100 क्वेश्चन में। इतना सा हम आपको जरूर कहेंगे। क्वेश्चन है कि अब्दुल मस्जिद कहाँ का व्यापारी था। देखिए, अब्दुल मस्जिद भारत का ही व्यापारी था। इसी के सहयोग से वास्को डी गामा भारत पहुंच पाया था, तो इसी ने रास्ता बताया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यहीं का राजा था राजा जेमोरिन, जिसने उसका स्वागत किया था। अच्छा, वास्को डी गामा यहाँ से यूरोप क्या लेके गया था? तो याद रखिएगा आप सभी, मसाला लेकर गया था। बात समझे क्या? मसाला, मुख्य रूप से मसाला का ही व्यापार करने के लिए वो आया हुआ था। बात समझ रहे? बिल्कुल बात समझ रहे आप सभी। अच्छा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अच्छा, वेस्ट इंडीज का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। किसने? कोलंबस ने। कोलंबस भी भारत का खोज करने के लिए निकला था, बट वो दिशा भटकने के कारण वो अमेरिका का खोज किया था, और वहां के व्यक्ति को नाम क्या दिया था? रेड इंडियन नाम दिया था। तो अमेरिका का जो व्यक्ति था कोलंबस ने उसको क्या नाम दिया? रेड इंडियन नाम दिया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्ट इंडीज का खोज किसने किया है, तो याद रखिएगा कोलंबस ने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपसे। क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। देखिए, अभी यूएसए यानी कि अमेरिका की राजधानी कहां पर है? वॉशिंगटन है, ठीक है। तो आपका जॉर्ज वॉशिंगटन ही उस समय सेनापति था, और इसी के नाम पर वॉशिंगटन शहर बसाया गया, जो अभी अमेरिका की राजधानी है। बात समझे आप सभी। कब हुआ था ये युद्ध? 1776 में हुआ था। तो डेट भी आगे आपसे से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। इसी समय बास्तिल का जेल तोड़ा गया था। बात समझे आप सभी। और उस समय राजा था लुईस 16वां था। याद रखिएगा आप सभी, राजा कौन था? लुईस 16वां। और इस समय जो व्यवस्था की बात किया जाए तो वो आपका सामंती व्यवस्था था फ्रांस में। किस प्रकार की व्यवस्था था? सामंती व्यवस्था था। अच्छा, लुईस 16वां की पत्नी का नाम क्या था? मेरी एंटोनेट। याद रखिएगा आप सभी, क्या था? एंटोनेट। क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी एंटोनेट जो है ये आपका लुईस 16वां की पत्नी का नाम था। आइए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो ये आपका 1688 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 देखिएगा, किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। सबसे पहले ये समझिए कि वर्साई की संधि हुआ कब था। 1919 में वर्साई की संधि हुआ था। क्यों किया गया था? तो आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध आपका 1914 में शुरू होता है, और ये आपका 1918 तक चलता है। कुल 4 वर्षों तक ये युद्ध चला था। इसी युद्ध को समाप्त करने के लिए आपका वर्साई की संधि किया गया था, और इस संधि को जर्मनी आरोपित संधि मानता है, अपमानजनक संधि मानता है, क्योंकि कहता है कि जबरदस्ती हम पर थोपा गया था। और इसी संधि को जाकर 1935 में हिटलर, जो जर्मनी का तानाशाह शासक था, इसने अस्वीकार कर दिया और बोला कि हम आपका संधि को नहीं मानते हैं। और उसके बाद 1939 में फिर आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण क्या था। तो ये वर्साई का संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का कारण था, और ये 1945 तक चलता है। याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए। तो कब अस्वीकार किया गया था? तो 1935 में। बात समझ गए आप सभी कि नहीं समझे? जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहे हैं ना, उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि साइड से भी क्वेश्चन आपका आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीजें हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं उसको कंठस्थ करते चलिएगा।
किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो अभी बताएं कौन सा अपमानित संधि मान रहा था? वर्साई की संधि को। बात समझे? कब हुआ था वर्साई की संधि? 1919 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का कारण क्या था? वर्साई की संधि। बट पहला विश्व युद्ध समाप्त किस संधि के तहत किया गया था? वर्साई की संधि के तहत। बात समझ गए? उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? देखिए, जापान का 2 शहर तबाह कर दिया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। पहला गिराया गया था हिरोशिमा पर। कब गिराया गया था? यह आपका 6 अगस्त को गिराया गया था। बात समझे आप सभी? कब? 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर। इस समय जो बम गिराया गया था 1945 में। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। इस बम का कोड नाम क्या था? लिटिल बॉय कोड नाम था। और इस बम में यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था। बात समझे? यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। अगर वही नागासाकी की बात किया जाए तो यहां पर 9 अगस्त को गिराया जाता है। बात समझे? 9 अगस्त 1945 में गिराया जाता है। और इस बम का नाम क्या रखा गया था? तो याद रखिएगा, फेट मैन नाम रखा गया। उसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद युद्ध समाप्ति होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में धोरी राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? देखिए, सबसे पहले यह याद रखिएगा, एक मित्र राष्ट्र था और एक धोरी राष्ट्र। जो धोरी राष्ट्र था इसमें जर्मनी, इटली और जापान सब शामिल था। जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान सब था। जबकि सोवियत संघ की बात किया जाए, आपका ब्रिटेन की बात किया जाए, अमेरिका की बात किया जाए, ये सभी आपका मित्र राष्ट्र में शामिल था। किसमें? मित्र राष्ट्र में शामिल था। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। अगला है वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले ये बताना चाहिए, वेस्ट इंडीज उत्तरी अमेरिका में है और ये एक द्वीपीय देश का नाम है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। बात समझे? कई द्वीपीय देशों को मिलाकर एक नाम रखा गया है वेस्ट इंडीज। और इसका खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो इटली का निवासी था। बात समझे? खोजने आया था भारत को, पर दिशा भटकने के कारण यहाँ पहुँच गया था और यहाँ के व्यक्ति को नाम किया गया था रेड इंडियन। अगला है प्रिंसटन का युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए, प्रिंसटन के युद्ध की बात किया जाए तो ये आपका हुआ था न्यू जर्सी में हुआ था। झारखंड राज्य को दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000 को मिला था। ये तो पता होगा आप सभी को। 2000 में 3 राज्य बनाया गया था। पहला आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, 26वां राज्य। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को बनाया गया था, जो 27वां था। और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, किससे अलग करके? बिहार से अलग करके झारखंड को, जो 28वां राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद 29वां राज्य बना था आपका तेलंगाना। उसके बाद 2020 में जाके आपका जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अभी कुल 28 राज्य आपका है। च्वार विद्रोह कब हुआ था? देखिए, च्वार विद्रोह की बात किया जाए तो यह विद्रोह शुरू हुआ था आपका 1771 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये भी पता होगा कोल विद्रोह के बारे में। ये आपका 31 से 32 के अप्रोक्स में हुआ था। इनमें से बाजरा है। देखिए, बाजरा की बात किया जाए तो ज्वार, रागी, मक्का, एक से अधिक विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। बात समझे? ये सभी आपका बाजरा की कैटेगरी में आता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, ये सभी प्रश्न को एग्जैक्ट याद रखिएगा। 1910 में बस्तर का विद्रोह हुआ था। कॉफी की खेती का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये आपका बाबा बुदन की पहाड़ी पर किया गया था, जो कर्नाटक में पड़ता है। और कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक ही करता है। सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा आप सभी, बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से हम। बात समझे कि नहीं समझे? बात को बिल्कुल समझ रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं है? तो देखिए, खरीफ, रबी और जायद फसल होता है, जबकि सर्दी कोई फसल होता है? जी नहीं होता है, गलत बात। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइबर फसल है? फाइबर किसे कहा जाता है? पता है आप सभी को? जूट को फाइबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। तो रेशेदार फसल कौन सा है? तो जूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऊपरी सिलेसिया, जर्मन और पोल्स दोनों आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपरी सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया था? तो देखिए, ये मुद्दा जो था इसका समाधान किया गया था आपका
क्षेत्र का विभाजन करके, याद रखिएगा आप सभी, क्षेत्र का विभाजन किया गया था। अगला है डैश शासन ने समाचार पत्रों पर पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून, ध्यान दीजिएगा, सेंसरशिप कानून लागू किया गया था और स्वतंत्रता एवं आजादी के विचारों को प्रतिबंधित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया? रूढ़िवादी शासन ने समाचार पत्र, पुस्तक, नाटक और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया था और स्वतंत्रता एवं आजादी के विचार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो देखिए रबी फसल कौन सा हो जाएगा? क्या कपास रबी फसल है, बाजरा या चना या चावल? तो चावल जो है ये आपका रबी फसल है, गलत बात, चावल खरीफ फसल है। तब यहाँ रबी फसल क्या है? बाजरा भी आपका खरीफ है, कपास भी आपका खरीफ है, जबकि चना जो है ये आपका रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, गेहूं रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है, जैसे कि नेपोलियन का युद्ध, वियना की संधि, स्वतंत्रता के लिए यूनानी संघर्ष, ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। पहला नेपोलियन का युद्ध होगा, उसके बाद वियना की संधि होगा, तब स्वतंत्रता के लिए यूनानी संघर्ष होगा, उसके बाद लास्ट में ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद होगा। तो ऑप्शन में बी वाला इसका राइट आंसर होगा। ऐसा भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, विक्टर इमैनुएल द्वितीय हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन थे? तो देखिए रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी का नेता थे व्लादिमीर लेनिन था। कौन था? व्लादिमीर लेनिन। रॉलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेक्ट एक आया था 1919 ईस्वी में, बात समझिए आप सभी। तो राइट आंसर था क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए। काला कानून कहा जाता है, यही कानून के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग शहर में। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आसान प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अल्लूरी सीता राम राजू कौन थे? तो ये आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे ये। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1838 में हुआ था। तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी, अब्दुल्लाह था इसके लेखक, याद रखिएगा अब्दुल्लाह। उसके बाद है भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया था? 1863 कोलकाता में किया गया था। उसके बाद है ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ओटावा सम्मेलन की बात किया जाए तो ये आपका 1932 में ओटावा सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। अगला है हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यापार से शुरुआती उद्यमियों ने खूब पैसा कमाया था? तो किस व्यापार से ज्यादा पैसा कमाया था? चीनी व्यापार से, याद रखिएगा आपसे शुरुआत में। अगला है कि व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर सके थे? इसका कारण क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उत्पादन का विस्तार नहीं हो पाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा शक्तिशाली संघों ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दिया था, जिसके कारण से उत्पादन का विस्तार नहीं कर पाया था वो। अगला है मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जबकि रेंड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ड्यूरेंट भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर है? तो देखिए गिलगिट गॉर्ज जो है ये आपका सिंधु नदी पर है, याद रखिएगा आपसे, किस नदी पर? सिंधु नदी पर। गंगा नदी की लंबाई कहाँ कितना है? तो ये आपका 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, याद रखिएगा आपसे। मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? देखिए अमरकंटक से नहीं की बात किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ताप्ती नदी, याद रखिएगा। ताप्ती का उद्गम अमरकंटक नहीं है, जबकि नर्मदा हो गया, सोन हो गया और जोहिला नदी हो गया, ये सभी का उद्गम अमरकंटक है, जबकि ताप्ती का उद्गम अमरकंटक नहीं है, सतपुड़ा रेंज से निकलती है ये नदी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहतूत। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जबकि आबनूस, सिनकोना, शीशम ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। शहतूत क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये क्या है? तो ये आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणाली नहीं है? तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणाली इनमें से नहीं है आपका ताप्ती। ताप्ती जो है यह आपका मध्य भारत का है, जबकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये आपका दक्षिण भारत की है, जबकि ताप्ती जो हो जाएगा, ताप्ती, नर्मदा ये सभी भारत के मध्य भाग वाला का है, ना उत्तर का ना दक्षिण का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्णपाती वनों की विशेषता है? तो देखिए पर्णपाती वनों की विशेषता क्या हो जाएगा? पेड़ एक विशेष मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता होगा कि बसंत मौसम से पहले जो है कि पत्ता गिर जाता है, उसके बाद फिर से न्यू पत्ता उगता है। तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायित्व नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तो देखिए उत्तरदायित्व की बात किया गया है, तो यहाँ पर आपका सरकारी नीति जो है ये आपका भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा। बात समझिए आप सभी। जबकि भौतिक विशेषताएं हैं, जलवायु होगा और सांस्कृतिक कारक होगा, तो ये सभी है, जबकि सरकारी नीतियां नहीं है। देखिए जनसंख्या का असमान वितरण का 3 कारण है। पहला भौतिक कारण में हो जाएगा, स्थलाकृति के कारण भी होता है, जलवायु के कारण होता है, मृदा के कारण होता है, जलापूर्ति के कारण भी होता है और खनिज संसाधन के कारण भी होता है। ये पहला वाला हो गया भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण पहला। दूसरा सामाजिक और आर्थिक कारक भी होता है, जैसे नगरीकरण, परिवहन के संसाधन का विकास, औद्योगिक विकास और कृषि विकास भी होता है। और तीसरा होता है सांस्कृतिक और राजनीतिक घटक आदि। समझे? तो ये सभी एक होता है, बट सरकार की नीति यहां पर नहीं होगा। बात समझे? भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, वायु प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण की, जल। तो वायु प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। बात समझे? तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। कर्क रेखा भारत की किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या? राजस्थान से, गुजरात से और मिजोरम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद है पैमाना की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक सार्वभौमिक विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि अंश, ये इसका सार्वभौमिक विधि है। अगला है कि भारत में जल स्तर की गिरावट के लिए निम्नलिखित में से जिम्मेदार है। तो भारत में जो जल स्तर का गिरावट हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? वनों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या, कृषि गतिविधि। तो ये सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ज़्यादा कृषि करने के बाद भी जल खपत होता है ज़्यादा, क्योंकि पता है कि कृषि करने में जल की खपत होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो वर्गीकृत हुआ है जैविक और अजैविक के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, ना कि नवीकरण और गैर नवीकरण के रूप में, जैविक और अजैविक में हुआ है। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्षों के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है, तो 1 वर्ष के लिए या 1 से अधिक वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है, खेती नहीं किया जाता है, तो वर्तमान में उसे प्रति खेती कहा जाता है। तो वर्तमान प्रति खेती से कहा जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, या प्रति भूमि। वैसे संसाधन जिसका उपयोग बिना किसी संशोधन के सीधे किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बात समझे? कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला, कोयला को निकाल के डायरेक्ट हम जला सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वन उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। क्या लगता है? उष्णकटिबंधीय वन जो है क्या हम बनाए हैं? नहीं, वो प्राकृतिक का देन है। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, याद रखिएगा। लो एस की गलाने में प्रयुक्त धातु क्रम कोयला कौन सा है? जो लोहा को गलाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, उसमें विटामिन कोयला का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, विटामिन कोयला का उपयोग करते हैं। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है, जो भारत में कम है। सबसे ज़्यादा विटामिन कोयला भारत में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग
60 से 70% के अप्रॉक्स में होता है, जबकि एंथ्रासाइट की बात किया जाए तो इसमें 80 से 90% तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ का अपशिष्ट द्रव्यमान निकल जाता है? देखिए, जिसमें जितना कार्बन की मात्रा होगा वो कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा बॉक्साइट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कोडरमा जो है इसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, तो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जल की कमी क्या है? तो देखिए, जल की कमी क्या है? पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी की उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधन की कमी को ही जल कमी कहा जाता है। एक क्षेत्र है वहां पर ताजे पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बात समझे, कहीं दूसरे से लाना पड़ रहा है, दूसरे जगह से लाना पड़ रहा है, उसी को जल की कमी कहा जाता है। जैसे ये अभी चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, देखने के लिए मिल रहा है हम सभी को। हमें अपने जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि खुद को स्वास्थ्य संबंधित खतरों से बचाने के लिए आवश्यक है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, हमारे प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र के संरक्षण को रोकने के लिए है, तो ये सभी हो जाएगा। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो राइट आंसर होगा कैंसर में उपयोग किया जाता है टेक्सोल का। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया? वैध कारण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा चराई और ईंधन की लकड़ी का संग्रह, ये सभी आपका वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है। जबकि कृषि का विस्तार, ये है। बड़े पैमानों पर विकासात्मक परियोजना, ये भी हो सकता है। तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण, ये भी आपका वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण है। जबकि चराई और ईंधन की लकड़ी के लिए जो हम सभी वन को काटते हैं उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, बात समझे। अगला है बोगाई गांव तेल उत्पादन क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है? तो देखिए, बोगाई गांव की बात किया जाए तो ये आपका असम में है, याद रखिएगा, और डिगबोई भी आपका असम में है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो अभी बताए थे कि डिगबोई, याद रखिएगा, ये भी आपका असम में है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो जनता के लिए है, जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, वही सार्वजनिक है। प्राइवेट, जैसे मुकेश अंबानी का जितने भी कंपनी है प्राइवेट है, उसी प्रकार से अडानी का जितना कंपनी है प्राइवेट है, बात समझे। बाकी बात सरकार का जितना कंपनी होगा वो सार्वजनिक होगा, बात समझ रहे आपसे, बिल्कुल बात समझ रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा बोकारो लो इस्पात उद्योग, ये आपका सार्वजनिक है क्योंकि यहाँ पर सरकार कार्य करता है। जबकि आपका टाटा वाला जो है वो प्राइवेट है, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ सरकार का काम नहीं है, वो आपका टाटा समूह कार्य करता है वहाँ पर, तो वो प्राइवेट हो जाएगा। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो ये आपका घाटशिला में खोला गया था, ये आपका कहाँ पड़ता है? सिंहभूम में पड़ता है, झारखंड का। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के तट पर मिलते हैं जूट उद्योग का। और जूट उद्योग की बात किया जाए तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल ही करता है और जूट अनुसंधान केंद्र कोलकाता में है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राइट आंसर होगा कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कांडला पतन किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में है। बाढ़ कौन सी आपदा है? देखिए, बाढ़ जो है ये आपका प्राकृतिक आपदा होता है, बात समझे। क्या बाढ़ मानव के द्वारा लाया जाता है? नहीं, बाढ़ खुद ही आ जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर उद्योग, रेशम सिल्क सिटी कहा जाता है। कौन सा राज्य पायराइट्स का अग्रणी उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के जल में कौन सा रासायनिक सांद्रता देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा आर्सेनिक का मात्रा यहाँ पर बढ़ रहा है और काफ़ी खतरनाक होता है ये आर्सेनिक। अगला है भारत की वित्तीय राजधानी जो है ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत में संप्रभु कौन है? देखिए, भारत की राजधानी की बात किया जाए राजनीतिक वाला वो दिल्ली है, जबकि वित्तीय बात किया जाए फाइनेंस से संबंधित ये आपका मुंबई है। अगला है भारत में संप्रभु कौन है? तो देखिए, भारत में संप्रभु जो है वो आपका जनता होता है, हर चीज़ जनता में समाया हुआ है। रीपोलिंग क्या है बता सकते हैं?
तो रीपोलिंग क्या होता है? पुनः मतदान करना को रीपोलिंग कहा जाता है। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी होगा। ये लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का एक महत्व है। बात समझिए कि कोई भी निर्णय लेना है तो नागरिक का इसमें समान अधिकार है। बात समझिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए आप सभी को पता है कि कोई भी बिल पास होता है, अगर पास कर दिया जाता है या उठाया जाता है कि ये बिल आएगा, तो देखिएगा जनता को अगर पसंद वो बिल नहीं आया तो वो बिल को पारित करने नहीं दिया जाता है। पता है आप सभी को, तो सब चीज़ जनता में ही निहित है, जो चाहेगा जनता वही होगा। अगला है पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। सबसे पहले पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में ही किया गया था। हालांकि उस समय संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है 73वां संविधान संशोधन 1993 में। याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। पंचायती राज का दर्जा दिया जाता है 93 में। कब? 1993 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत चलता है, पता है आप सभी को, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। भारत में लड़कियों के मतदान करने की उम्र कम से कम कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, लड़का रहे या लड़की रहे। बिहार विधानसभा में कितने सार्वजनिक क्षेत्र हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है 243, यानी कि यहाँ पर विधानसभा में सीट पूछा गया है तो 243 हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? देखिए बिहार में लोकसभा में सीट 40 है, ये याद रखिएगा आप सभी। और विधान परिषद की बात किया जाए, जो बिहार में विधान परिषद है 75 सीट है, विधान परिषद 75। लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा का 40 सीट है, जबकि विधानसभा की बात किया जाए बिहार विधानसभा का तो वो 243 है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात किया गया था, तो ये आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है राष्ट्रपति। अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र चुनाव की एक अनिवार्य विशेषता है? राइट आंसर होगा सक्रिय नागरिक भागीदारी, इसका राइट आंसर होगा। अगला है राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद जो है ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन में होगा राष्ट्रपति। विधानसभा का नेता कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा आपसे, मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। बिहार राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 भाग मनोनीत करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1978 में हटाया गया था। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा अपने सांस्कृतिक की रक्षा का अधिकार, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस अधिनियम का स्थान लिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया था इसने। अगला है RTI आवेदन दाखिल करने के लिए आयु मानदंड क्या है, यानी कि आपका उम्र क्या होना चाहिए RTI फाइल अगर करना है आप सभी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। अगला है भारत की नीति आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था, याद रखिएगा, ये आपका 2015 में। बात समझे, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे, क्वेश्चन है कि डैश का अर्थ है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातीय। तो जातीय का अर्थ है साझा सांस्कृतिक पर आधारित सामाजिक विभाजन। अगला है सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही बताना है। तो राइट आंसर सी होगा, प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। ठीक है, ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा जाता है? तो अधिकारों का प्रयोगशाला कहा जाता है। आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न राष्ट्र के बीच सहयोग पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पता है आप सभी को, ध्यान दीजिएगा, क्षमता और दृष्टिकोण पर केंद्रित है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो देखिए, लोकतांत्रिक सुधार का सूचक हो जाएगा पंचायती राज। अगर पंचायती राज लागू नहीं किया जाता तो लोकतंत्र में सुधार नहीं हो सकता था, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है, पता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र की अगर सुधार करना है तो सबसे पहले गांव को सुधारिए। अगर गांव विकास करेगा तो देश खुद ही विकास कर जाएगा। बात समझे? तो चलिए आज कितना ही, पूरा 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएं। सेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।